आवाज आ रही है ना आप लोगों को? हाँ सर। ओके, फिर भी अब तक काफी लोग आए तो नहीं है, ठीक है, काफी देर रुक गए, स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक करा दिया था मैंने पिछले क्लास में आपको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं बाय यूजिंग नॉर्न्स इक्वेशन, है ना। भूलना बिल्कुल भी मत, नॉर्न्स इक्वेशन कैसे करते हैं, मैंने आपको पूरा क्वेश्चन बताया था, ठीक है। ये होमवर्क दिया था, ये किया क्या, ये क्लास में किया था, ये आंसर ये किया था सॉल्व? हाँ सर। आंसर आया, मैच किया, या किसी को कोई डाउट है? सेकंड वाला क्या सर? हाँ ये वाला स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये तो इधर ही किया था ना हमने, तो इधर ही किया था ये 11, ये वाला। कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक है ठीक है, और नहीं किया तो वापस कर लेना इसको, अगर नहीं भी किया तो, ठीक है। और याद रखना नॉर्न्स इक्वेशन कितने डिग्री पे है, 25 डिग्री सेल्सियस पर है ना। इक्वेशन याद रखना, भूलना बिल्कुल मत। आगे बढ़ते हैं। क्यों ये सब मैं आपको क्यों लाइन टू लाइन पढ़ा रहा टेक्स्ट बुक से, बिकॉज ये सब सीईटी में काम आएगा, सीईटी में टेक्स्ट बुक से ही आता है डायरेक्ट, ठीक है। चलो, थर्मोडायनेमिक्स ये भी स्टार्ट कर दिया था मैंने इनफैक्ट आपको बता भी दिया था कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है ना। मैंने आपको बता दिया था कि व्हाट इज डेल्टा जी, तो बताया था यूजफुल वर्क डन। जब कभी भी वो लोग चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी नहीं लिख रहे क्वेश्चन में, तो हमेशा वो लोग यूजफुल वर्क डन लिखेंगे, यूजफुल वर्क डन लिखेंगे, ठीक है। जब कभी भी वो लोग यूजफुल वर्क डन या कोई ऐसा वर्ड लिखा है वर्क से रिलेटेड, तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो समझ जाओ आपको डेल्टा जी फाइंड करना है, ठीक है। उसका डेरिवेशन भी है, इतना कोई बड़ा डेरिवेशन नहीं है, बट ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो इलेक्ट्रिकल वर्क होगा, है ना। वर्क डन, जो भी वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा। और वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता ही है, आपने पढ़ रखा होगा सबने, कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क डन इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई होता है, यही होता है ना, क्यू इंटू ई होता है। नहीं पढ़ा है तो शायद पढ़ लोगे, ठीक है ना। ये फिजिक्स में होता है ये फॉर्मूला, क्यू इंटू ई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, चार्ज को ई से मल्टीप्लाई करना होता है, वही यहाँ पर लिखा भी है इन्होंने, आप देख लो क्या लिखा है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। पहले तो उसका डेफिनेशन देख लो, क्या लिखा है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन अ गैल्वेनिक सेल इज द इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पास मल्टीप्लाई बाय सेल पोटेंशियल, वही लिखा है ना। इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड, अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड यानी Q इनटू सेल पोटेंशियल E, इनटू सेल पोटेंशियल E, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, F, है ना। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, फैराड, F कूलम होता है ना। हमें थोड़ी पता है कि कितना चार्ज पास होने वाला है, क्या पता कितना होगा, हम इतना पता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1 फैराड कूलम, है ना। 1 फैराड जो लिखा है, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज 1 फैराड, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि हमें तो पता नहीं कितने चार्ज पास होने वाला है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, n टाइम्स f, n टाइम f, है ना। हमें थोड़ी पता कितना पास होगा, इसलिए हमने nf लिखा है। तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, nf के बराबर, nf के बराबर, ठीक है। बाकी तो उन्होंने ई सेल, उसके बाद ई तो है ही, ई तो था ही सेल पोटेंशियल, तो nf ई सेल, nf ई सेल, है ना। डेल्टा जी मैंने आपको पहले ही बताया क्या फॉर्मूला था, वर्क डन का फॉर्मूला क्या बताया था, Q इंटू ई, और Q कितना है, N इंटू एफ,
और ई तो ई सेल है ही, और इस तरह से ये पूरा डेरिवेशन आता है। बट ऐसा ही नहीं है, फिर फाइनली ऐसा भी तो लिखते हैं, क्योंकि डेल्टा जी कितना होता है, हमेशा माइनस वर्क डन होता है, माइनस ऑफ वर्क डन होता है। और हमने जो फाइंड किया वो क्या है, डब्ल्यू है। मैंने क्या फाइंड किया, डब्ल्यू। डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, क्यू इंटू ई, राइट। क्यू की जगह क्या लिखा हमने, मैं वापस समझा दूंगा, डोंट वरी। क्यू के मतलब क्या, क्यू का मतलब होता है एन इंटू एफ, और ई एज इट इज, सेल है तो ई सेल है ना, ये हो जाएगा डब्ल्यू की वैल्यू। बट हमें पता है कि हमें डब्ल्यू थोड़ी चाहिए, हमें तो डेल्टा जी चाहिए, और डेल्टा जी क्या होता है, माइनस डब्ल्यू। तो एज इट इज डेल्टा जी क्या आ जाएगा, डब्ल्यू की वैल्यू माइनस एन एफ ई सेल। ये डेरिवेशन इस तरह से, छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत कम चांसेस है पूछने के, बट फिर भी ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं। देखो क्या लिखा उन्होंने, इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज पास इनटू सेल पोटेंशियल। फिर उन्होंने बोला है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1 फैराड। फॉर सेल रिएक्शन इन्वॉल्विंग मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें थोड़ी पता कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हमें पता है कि एक मोल पे एफ होता है, तो एन पे कितना होगा, एन एफ। तो चार्ज पास इज इक्वल्स टू एन एफ कूलम्स, हेंस इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल्स टू एन एफ ई सेल। फिर उसके बाद W Gibbs, जो भी है ये सब लिखने की जरूरत नहीं, in 1878 concluded that electrical work done in a galvanic cell is equals to decrease in Gibbs free energy, है ना, इसीलिए तो माइनस आता है, इसीलिए तो माइनस है। इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन a galvanic cell is equals to decrease in the Gibbs free energy, इसलिए देखो उन्होंने लिखा भी है माइनस डेल्टा जी, या तो W is equals to माइनस डेल्टा जी लिख दो, या डेल्टा जी is equal to माइनस W लिख दो, एक ही होता है, ठीक है, ऑफ सेल रिएक्शन। It then follows that electrical work is equals to minus delta G। क्यों माइनस आता है आपको मैंने बताया ही है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, वर्क डन क्या होता है, डेल्टा जी क्या होता है। कोई भी सिस्टम के अंदर, कोई भी सिस्टम जो होता है, अब हमारे आजू बाजू जो गैस मॉलिक्यूल होंगे वो भी घूम रहे होंगे इधर से उधर, गैस मॉलिक्यूल। समझो ऑक्सीजन की बात करो, तो ऑक्सीजन जो भी है वो अपना काम कर रहे हैं, वो लोग इधर से उधर घूम रहे हैं, तो उसके लिए वो लोग एनर्जी यूज कर रहे होंगे। बट क्या वो लोग अपनी पूरी एनर्जी यूज कर रहे होंगे, नहीं। अगर पूरी एनर्जी यूज कर देंगे ना तो वो उधर ही रुक जाएंगे, है ना, फिर तो उनके पास एनर्जी है ही नहीं, फिर वापस कैसे घूम रहे इधर से उधर। कोई भी मॉलिक्यूल अपनी सारी एनर्जी यूज नहीं करता है, ठीक है। तो जो भी वो यूज करता है दैट इज नोन एज, जो भी वो यूज करता है दैट इज नोन एज गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, सिर्फ गिब्स फ्री एनर्जी नहीं, है ना। समझो कि अगर कोई गैस मॉलिक्यूल, ये गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, इस गैस मॉलिक्यूल की पहले एनर्जी कितनी थी, समझो 60 जूल, है ना। ये गैस मॉलिक्यूल यहाँ से समझो यहाँ घूम के यहाँ तक आ गया, तो इसने कुछ तो वर्क डन परफॉर्म किया है, वर्क डन परफॉर्म किया, यहाँ से यहाँ आया। समझो अब इसकी जब हमने एनर्जी चेक की तो कितनी हो गई इसकी एनर्जी, 50 किलो जूल। हाइपोथेटिकल है सब, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। तो अब आप इसके अंदर एनर्जी चेंज निकालोगे तो क्या आएगा, चेंज क्या आएगा, 50 माइनस 60, 50 माइनस 60, फाइनल माइनस इनिशियल, तो आंसर कितना आएगा, -10। और हमें पता है एनर्जी कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, इसीलिए इन्होंने जानबूझ के पहले से ही बाहर क्या रखा है, माइनस। जानबूझ के इन्होंने बाहर पहले से क्या रखा है, इसीलिए तो लोग बोलते हैं कि डेल्टा जी कितना होता है, माइनस ऑफ वर्क डन, ठीक है, ताकि आंसर कितना आ जाए। क्योंकि हमें पता है डेल्टा जी की वैल्यू तो माइनस में आएगी, क्योंकि फाइनल हमेशा कम होता है, इनिशियल ज्यादा होता है, आंसर कितना है, -10। बट अगर आपको यहाँ पे वर्क डन पूछे तो कितना बोलोगे आप, 10 जूल, 10 जूल, इसीलिए वर्क डन के आगे नेगेटिव लिखा है। आपको यही कंसेप्ट सेम केमिकल काइनेटिक्स में भी है। आपको याद होगा जब आप केमिकल काइनेटिक्स सॉल्व करते हो तो आपने देखा होगा कि आप जब रिएक्टेंट के लिए लिखते हो तो रिएक्टेंट के आगे माइनस लिखते हो, है ना, रिएक्टेंट के आगे माइनस लिखते हो, माइनस चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। भाई अगर आप प्रोडक्ट के लिए लिखते होंगे तो प्रोडक्ट के लिए आप प्लस में लिखते हो, प्रोडक्ट के लिए आप आगे माइनस नहीं लगाते। ये नेगेटिव लगाने के पीछे सेंस क्या है फिर यहाँ पर, क्यों हम रिएक्टेंट के आगे नेगेटिव लगाते, क्योंकि हमें पता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन विद टाइम कम होता है ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगी वैसे वैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा। और ये डेल्टा आर का मतलब क्या है यहाँ पर, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। समझो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, यही समझ लो, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 50 हो गया, इनिशियल कितना था 60, तो 50 माइनस 60 इज -10, है ना।
तो माइनस स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे रेट क्या आ जाएगा, फिर माइनस में आ जाएगा। रेट मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी माइनस कैसे हो सकता है, इसीलिए उन लोग पहले से ही बाहर क्या रखते हैं, माइनस, ताकि वो माइनस इस माइनस के साथ क्या हो जाएगा, 10। समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. ठीक है ना? ये सेम केमिकल काइनेटिक्स में भी हम यूज करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में कॉन्सेप्ट माइनस आगे लाने, जब कभी भी हमें माइनस हम आगे क्यों लगाते हैं, कभी भी किसी के आगे माइनस अगर लग रहा है ना, तो उसके रीजन यही होते हैं ज्यादातर, कि वो जो वैल्यू आप पढ़ रहे हो वो कभी माइनस में हो नहीं सकती, है ना? और हमारा जो कैलकुलेशन है वो विद टाइम डिक्रीज हो रहा है, विद टाइम डिक्रीज हो रहा है, इसलिए आगे माइनस लगा देते हैं ताकि ओवरऑल आंसर पॉजिटिव में आए। ठीक है, ये उसका रीजन हो सकता है। तो यही आप, इसीलिए डेल्टा जी हमेशा माइनस डब्ल्यू के बराबर होता है ना? ये होता है गिब्स फ्री की एनर्जी के बारे में सब कुछ। बहुत ही कम चांसेस है इस पे क्वेश्चन आने के। फिर आप ये भी देख सकते हो कि डेल्टा जी, अब आप ही देखो यहाँ पर ई अगर पॉजिटिव है, ई सेल अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। अगर ई पॉजिटिव आएगा तो डेल्टा जी क्या आएगा, ऑटोमेटिक नेगेटिव। डेल्टा जी क्या आएगा, नेगेटिव, है ना? और डेल्टा जी नेगेटिव आता है तो भी हम स्पॉन्टेनियस ही बोलते हैं, है ना? ये तो हो गया हमारा नॉन स्टैंडर्ड, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। वही अगर स्टैंडर्ड हो जाए तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये स्टैंडर्ड कंडीशन में हो जाएगा ना? इजी है सब कुछ। ओके, उसके बाद देखो इन्होंने क्या लिखा है। The equation 5.28 explain why E naught cell is an intensive property. ध्यान रखो, E naught cell की बात कर रहे हैं, E cell की बात नहीं कर रहे। E naught cell हमेशा इंटेंसिव होता है, स्टैंडर्ड है ना, लॉजिक सी बात भी है। आप ही सोचो ना, स्टैंडर्ड की वैल्यू कभी चेंज थोड़ी होगी, स्टैंडर्ड वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। क्या नाम ही जब उसके आगे स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, अगर उसकी वैल्यू चेंज हो रही, अगर ई नॉट वैल्यू चेंज होती ई नॉट सेल की, फिर काय का स्टैंडर्ड? वो स्टैंडर्ड का मतलब ही क्या होता है, कांस्टेंट, है ना? चाहे कुछ भी कर लो उसकी वैल्यू सेम रहेगी, और कांस्टेंट रहेगी, इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी हुई फिर, इंटेंसिव, है ना? इंटेंसिव का मतलब इंडिपेंडेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है। इस तरह से याद रख सकते हो, है ना? जब उसकी नाम में उसके स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, वो जो चेंज नहीं होता है ना? और इंटेंसिव का मतलब भी क्या है, वही तो चेंज नहीं होता है, इंडिपेंडेंट। देयरफॉर ई नॉट सेल इंटेंसिव है। और अगर खाली ई सेल पूछे, ई सेल वो एक्सटेंसिव है। ध्यान रखना, ई सेल एक्सटेंसिव है, ई नॉट सेल इंटेंसिव है। बहुत बड़ा यहाँ पर ब्लंडर हो सकता है एग्जाम में, और गलती करके आ सकता है स्टूडेंट्स अगर ध्यान से नहीं क्वेश्चन को पढ़ा या ध्यान नहीं दिया तो, क्योंकि ई सेल की वैल्यू चेंज हो सकती है, ई सेल की वैल्यू एक बार के लिए चेंज हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका। आपको चाहिए तो इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया, देखो क्या किया इन्होंने, देखो कैसे उन्होंने प्रूव भी किया कि डेल्टा ई नॉट सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वी नो दैट डेल्टा जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली डेल्टा जी कैसा है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेल्टा जी नॉट लिखा है फिर भी एक्सटेंसिव है। ठीक है, ये मैंने ऐसी ट्रिक वाइज बताया था कि स्टैंडर्ड एंड ऑल, वो सब ट्रिक के तरह बताया, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको कैसे पता चला डेल्टा जी एक्सटेंसिव है? मैंने ना इनफैक्ट एक ट्रिक बताई थी, आप लोग को नहीं बताई होगी, हमेशा बताता हूँ मैं, थर्मोडायनेमिक्स मैंने पढ़ाया था पिछले साल, तो मैं ट्रिक बताता हूँ। ऑल एनर्जी रिलेटेड टर्म्स आर एक्सटेंसिव। ऑल एनर्जी रिलेटेड टर्म्स, याद रखना, ऑल एनर्जी रिलेटेड टर्म्स। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो ध्यान रखो। ऑल एनर्जी रिलेटेड टर्म्स आर एक्सटेंसिव। जो भी एनर्जी रिलेटेड है, ई फॉर एनर्जी, ई फॉर एक्सटेंसिव। एनर्जी रिलेटेड टर्म कौन से? डेल्टा जी, डेल्टा एस, डेल्टा एच, डेल्टा यू, ये सब क्या है, एनर्जी रिलेटेड टर्म्स है। सब के सब एनर्जी रिलेटेड टर्म है, और एनर्जी रिलेटेड टर्म हमेशा एक्सटेंसिव होता है, ध्यान रखना। एनर्जी रिलेटेड टर्म्स हमेशा एक्सटेंसिव होता है। ठीक है, ट्रिक है, अगेन ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, ट्रिक अगर चाहिए तो आप लिख सकते हो। ऑल एनर्जी रिलेटेड टर्म्स आर एक्सटेंसिव इन नेचर। ऑल concentration related terms are intensive in nature. Concentration, molarity, molality, normality, mole fraction, ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम,
परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, जितने भी कॉन्सेंट्रेशन रिलेटेड टर्म्स है सब के सब इंटेंसिव होते हैं। ट्रिक से याद रख सकते हो, याद रखना हमेशा, ऑल कॉन्सेंट्रेशन रिलेटेड टर्म्स आर इंटेंसिव इन नेचर, ऑल एनर्जी रिलेटेड टर्म्स आर एक्सटेंसिव इन नेचर। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी के आगे स्पेसिफिक लिखा हुआ आ जाए, स्पेसिफिक, हमेशा वो इंटेंसिव होता है। जैसे अगर आपको बोले हीट कैपेसिटी, क्या है हीट कैपेसिटी? हीट कैपेसिटी इज एक्सटेंसिव, बट अगर वही आपको पूछे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इंटेंसिव। इंटेंसिव। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस एक्सटेंसिव, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटेंसिव। ये सब ध्यान रखना, समझ में आया? तो ये सब ट्रिक्स है, इसे आप याद रख सकते हो एक्सटेंसिव इंटेंसिव को लेके। और क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं स्टेट लेवल पे, इतने मतलब बोर्ड्स लेवल पे इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया है, तो याद रखना ये सब पॉइंट्स। ठीक है, ट्रिक है ये सब। ओके, तो उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर? We know that the delta G is an extensive property since its value depends on the amount of substance. If the stoichiometric equation of the redox is multiplied by 2, that is the amount of substance oxidized and reduced are doubled, delta G doubles. The moles of electron transfer also doubles. The ratio, देखो E naught से हम कैसे निकाल सकते हैं? is equal to minus delta G naught upon NF, है ना? क्योंकि delta G naught is equals to minus NF, E naught सेल होता है, तो E naught इतना हो जाएगा। वो लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर आपने समझो आपने कोई रिएक्शन लिखा है, मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिखता हूँ ऐसे हाइपोथेटिकल ना, समझो हमने ये रिएक्शन लिखा, ठीक है, ये रिएक्शन लिख दिया हमने। अगर तो इस रिएक्शन का समझो कोई ना कोई पर्टिकुलर डेल्टा जी है, इस रिएक्शन का पर्टिकुलर कोई ना कोई डेल्टा जी वैल्यू है, ठीक है, ओके, और इसका एक एन भी है, एन कितना है इसका? 2, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, ये एन की वैल्यू 2 लिखेंगे और इसके डेल्टा जी की भी कोई ना कोई वैल्यू होने वाली है, ठीक है। अगर मैंने इसी रिएक्शन को समझो थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, समझो मैंने इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से मल्टीप्लाई, ये कितने हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी 3, तो आपका जो डेल्टा जी है वो भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल्टा जी ये 3 टाइम्स हो जाएगा। और आप देख सकते हो आपके एन की वैल्यू भी तो 3 टाइम्स हो गई, पहले 2 थी, अब कितनी है? 6, कितना आएगा? हाफ। पहले इनिशियली की बात करें, एकदम पहले की, तो पहले क्या था? इसके पहले भी वही हाल था, है ना? इसके पहले गिब्स फ्री एनर्जी 1 थी समझो, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे? 2, वो भी पहले भी हाफ था, अभी भी हाफ, ठीक है, क्योंकि अब जब थ्रू आउट द रिएक्शन को जो भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, डेल्टा जी भी उतने से मल्टीप्लाई हो जाता है, पर साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे जो एन वो भी तो उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या आने वाला है? उतना ही। देयरफॉर ई नॉट सेल तो कांस्टेंट रहने वाला है ना? आप देख सकते हो ई नॉट सेल इतना था, 2 से मल्टीप्लाई किया इन्होंने, 3 नहीं करके 2 किया, डेल्टा जी भी डबल हो गया, नीचे एन भी डबल हो गया, अभी भी वही आ रहा है, आप कितने से भी मल्टीप्लाई कर लो, है ना? तो thus E naught cell remains the same by multiplying the redox reaction by 2. It means E naught cell is independent of the amount of substance and the intensive property. क्या लिखा है? and the intensive property, and therefore it is intensive property, ऐसा लिखना चाहिए। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो मैंने जो ट्रिक बताया वो भी याद रखना हमेशा, एनर्जी रिलेटेड टर्म्स आर एक्सटेंसिव, है ना, कंसंट्रेशन रिलेटेड। अभी यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ करके आ जाते हैं स्टूडेंट, एग्जाम में पूछा था, मैं बता रहा हूँ कॉमन जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं अपने करियर में, मैंने जो देखा है। हाँ, एक स्टूडेंट को मैंने पूछा था, बताओ मोल क्या है, एक्सटेंसिव है क्या इंटेंसिव? वो क्या सोचता है? मोल। अरे मोल तो कॉन्सेंट्रेशन रिलेटेड टर्म है, मोल तो कॉन्सेंट्रेशन रिलेटेड टर्म है, इसलिए मार्क कर दिया मोल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। किसने बोला मोल कॉन्सेंट्रेशन रिलेटेड टर्म है? मोल थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन रिलेटेड टर्म है, मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन रिलेटेड टर्म है। याद रखना, मोल कोई कॉन्सेंट्रेशन रिलेटेड टर्म नहीं है। जैसे मोल आता है स्टूडेंट के दिमाग में आता है मोल तो कॉन्सेंट्रेशन रिलेटेड है, किसने बोला?
मोल थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन रिलेटेड होता है। अरे मोल तो क्लियर कट समझ में आता है। मोल का फॉर्मूला क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट चेंज करोगे तो मोल तो चेंज होते हैं। तो ऑब्वियसली मोल इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव थोड़ी है। याद रखना, मोल अलग होता है, कॉन्सेंट्रेशन रिलेटेड टर्म्स अलग होते हैं। ठीक है? यस सर। ये कॉमन मिस्टेक करते हैं Yes. स्टूडेंट, ये वाली मोल से रिलेटेड वाली मैंने बताया। तो मैंने जो बताया अभी वो आपको इंटेंसिव वो भी याद रखना, वो भी आपके हेल्पफुल है। और ई नॉट सेल के बारे में भी याद रखना। चलो चाहिए तो एक बार ये पूरा देख लो, ये वाला पूरा पढ़ो, देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो जाए तो बोल देना मुझे। डन सर। ठीक है, प्लीज पढ़ना, हाँ बैठे नहीं करना। हो गया? पढ़े आगे? यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैंने नीट का पेपर भेजा था, सॉल्व किया था आप लोगों ने? सॉल्व किया था? नो सर। नहीं किया? किसी ने कोई क्वेश्चंस देखे? क्वेश्चन देखिए सर। क्वेश्चन देखा है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन था क्या ये वाला, सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? मुझे नो जितना सर। याद आ रहा है, मुझे जितना याद आ रहा है शायद था, शायद, हाँ मैं कोई श्योर नहीं दे सकता, शायद था। बिकॉज फैराडे वाला था वो तो मैंने आपके सामने करवाया था, आप लोगों ने फाइंड भी किया था, इजी था वो। ठीक है, चलो देखते हैं वापस, पहले इतना पढ़ लेते हैं, था या नहीं था वो मैं वापस बताता हूँ। पेपर मैंने पेपर इसीलिए भेजा था ग्रुप पे, ताकि आप लोग देखो उसमें क्या आपको आता है क्या नहीं आता है उसमें से। क्या अभी आप लोग तो ऑलमोस्ट 12th स्टैंडर्ड में, तो आपको काफी चीजें आनी चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। ओके, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल यानी ई नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसके बीच में क्या रिलेशन है? तो देखो, आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने वही लिखा है, माइनस डेल्टा जी इज इक्वल्स टू एन एफ ई नॉट सेल। भाई माइनस इधर लिखो या इधर लिखो, है ना? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल होता है, तो उन्होंने इस तरफ माइनस लिखा है। तो रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ अ सेल रिएक्शन एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज गिवन बाय, हमें पता है। उसके बाद हमें ये भी पता है कि इक्वेशन होता है डेल्टा जी का। देखो डेल्टा जी का इक्वेशन होता है, यहाँ नहीं दिया है, मैं बता देता हूँ, इन्होंने डायरेक्ट शॉर्ट में दिया है। एक्चुअली ये इक्वेशन होता है डेल्टा जी का, डेल्टा जी नॉट, सॉरी एक मिनट, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू
डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के, ये इक्वेशन होता है। ठीक है, इक्वेशन क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के। ध्यान दो यहाँ पर डेल्टा जी है, यहाँ पर डेल्टा जी नॉट है, प्लस आर टी एल एन के है। ठीक है, ओके। अब क्या होता है, एड इक्विलिब्रियम। एड इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे हमेशा ध्यान रखना ये वाली वैल्यू 0 हो जाती है। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 हो जाता है, कोई भी हो, डेल्टा ई 0 हो जाएगा, कुछ भी हो, हमेशा इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जो स्टैंडर्ड के फॉर्म में नहीं वो हमेशा 0 ही होते हैं। स्टैंडर्ड कभी 0 नहीं होता, ध्यान रखना, स्टैंडर्ड 0 नहीं होता है। इसके अलावा जो भी ऐसे होते हैं, डेल्टा ई, डेल्टा यू, डेल्टा एस, ये सब 0 हो जाते हैं जब इक्विलिब्रियम की बात चलती है। बट याद रखना उनके काउंटर पार्ट्स यानी उनके स्टैंडर्ड जो फॉर्म होंगे वो 0 नहीं होते। तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या हो जाएगा, 0। अगर डेल्टा जी 0 हो जाएगा तो इक्वेशन कैसा बन जाएगा, आप ही बताओ। यहाँ 0 है तो मैं इसको यहाँ लेके आ जाऊंगा, है ना, इसको यहाँ लेके आऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो मैं इसको माइनस नहीं लगा के उसको माइनस बता रहा हूँ। मैं ऐसा बोल सकता हूँ डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के, नहीं लिखेंगे अभी, के इक्विलिब्रियम लिखेंगे, क्योंकि के का मतलब क्या है, यहाँ पर सिर्फ के लिखा मतलब कुछ भी नहीं है, वो नॉर्मल है। बट के इक्विलिब्रियम लिखा है, इसका मतलब ये डिनोट होता है कि इक्वेशन हमने इक्विलिब्रियम के लिए लिखा है, ये इक्वेशन हमने इक्विलिब्रियम के लिए लिखा है। तो इक्वेशन क्या बन के आता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। समझ में आया, के इक्विलिब्रियम कैसे निकाला जाता है, के इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, आप देख सकते हो वापस कि ये जो है ये एल है, एल का मतलब मैंने क्या सिखाया, एल हमेशा क्या होता है, टू द बेस ई होता है, टू द बेस ई होता है। आप ध्यान रखना, जब कभी भी वो लोग एल बोलते हैं तो समझ जाना वो टू द बेस ई होता है ना। हमें क्या करना है, इसको टू द बेस 10, और आपको आता है टू द बेस 10 कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप आगे, माइनस 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम टू द बेस 10। तो इक्वेशन शुरुआत यहाँ से हुई थी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के। वहां पर इक्विलिब्रियम नहीं बोलना, यहाँ पर के इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये के इक्विलिब्रियम है तो फिर ये कहाँ से आया, ये तो 0 हो जाता है। इसलिए एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी 0, डेल्टा जी 0 हो जाएगा तो इक्वेशन कैसा हो जाएगा, फिर उसको मैंने टू द बेस 10 के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो कैसा हो जाएगा। तो ये समझ में आया मैंने क्या बताया पूरा? हाँ सर। ये की बात, बाकी लोग सो गए? आयुष समझ में आया? हाँ सर। ईशा? हाँ सर। ओके, जो लोग रिप्लाई करते हैं वो लोग करो एटलीस्ट, ठीक है, कि नहीं समझ में आया? है सर, कुछ समझ। डाउट है? कुछ डाउट है तो बता दो, ठीक है। तो ये पूरा फाइनल है कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 ऐसा हो रहा। चलो, इतना समझ में आ गया, ओके। तो वही उन्होंने किया है, तो हमें यहाँ से एक इक्वेशन मिला था कि इक्विलिब्रियम पे हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जी नॉट, ये रहा, ये एक इक्वेशन है, बट ये एल के फॉर्म में। तो हमने इसको किस में कन्वर्ट किया, टू द बेस 10 में। तो टू द बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैसा दिखेगा वो लिख रहा हूँ मैं। टू द बेस 10 में कैसा आएगा, माइनस 2.303 आर टी लॉग के टू द बेस 10, ये इक्वेशन आ जाएगा, माइनस है। और हमें ये भी पता है कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये होता है इक्वेटिंग ऑन बोथ द साइड। इक्वेटिंग ऑन बोथ द साइड तो मैं बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि सिंस डेल्टा जी है, क्या लिख सकते हैं, माइनस एन एफ ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू माइनस ये पूरा टर्म, ये ऊपर का नीचे एज इट इज आएगा, मैं वापस नहीं लिख रहा हूँ, है ना। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल ऑन बोथ द साइड, ये और ये। तो अभी इक्वेशन कैसा बचा, हमें क्या निकालना है, ई नॉट। तो हमारा ई नॉट का इक्वेशन कैसा हो जाएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू, माइनस तो कैंसिल हो गया,
2.303 RT है ना अपॉन n f और ये log to the base 10 k इक्विलिब्रियम है, मैंने यहाँ लिखा नहीं k इक्विलिब्रियम, यहाँ जगह नहीं इसलिए मैंने लिखा नहीं। और आपने पहले पढ़ा जब नर्न्स इक्वेशन पढ़ा था तो याद है आप लोगों को कि हम ये और ये f इन सबको मिला के जब सॉल्व करते थे तो क्या आता था 0.0592 n तो इक्वेशन से मिलेगा, तो इन सबको मिला लूंगा, अगर मैं इन सबको मिला दूं तो क्या इक्वेशन आ जाएगा 0.0592। तो अल्टीमेटली फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगा 0.0592 अपॉन n log to the base 10 k equilibrium at 25 डिग्री सेल्सियस। पूरा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने k इक्विलिब्रियम नहीं लिखा है, आपने लिखना पूरा, एक बार वापस गो थ्रू कर लो और फिर मुझे बताओ समझा या नहीं समझा। ठीक है, चलो मैं म्यूट कर रहा हूँ, आराम से, कोई घाई नहीं है, हो जाए तो मुझे बता देना। चलो ओके, आप ये डेरिवेशन लिखोगे, ये और इसके पहले जो सिखाया दोनों, ये दोनों डेरिवेशन आप वन टाइम लिखोगे। आपका होमवर्क है ये कि आप ये डेरिवेशन दोनों बिना देख के लिखोगे, मैंने जो सिखाया। हो सके तो एक बार वापस घर पे प्रैक्टिस कर लेना रफ में और फिर अच्छे से लिखना। इसमें पूरी तरह से नहीं दिया है, मेरे को पूरी तरह से चाहिए है ना, वही डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, जैसे मैंने वो सब सिखाया वो यहाँ पे नहीं है, इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, तो उस फॉर्मेट में आप लिख के पूरा ये लिखोगे और एग्जाम में पूरा लिखोगे एट 25 डिग्री सेल्सियस लिखना मत भूलना। अगर आपने ये नहीं लिखा तो रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि के इक्विलिब्रियम की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। के अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो के इक्विलिब्रियम भी चेंज होता है। तो अगर आपने के इक्विलिब्रियम लिखा तो वो कौन सा टेम्परेचर पर है तो मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके, तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को ना। तो ये इजी है इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन है, ध्यान रखना इसका। इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। कैसे क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग भी होता है। ठीक है, आपको के कभी कभी या तो ई सेल फाइंड करने बोलेंगे, ठीक है, और कभी कभी के इक्विलिब्रियम फाइंड करने बोलते हैं। ठीक है, ये चैलेंजिंग कब हो जाता है जब के इक्विलिब्रियम फाइंड करने बोलते हैं, क्योंकि ई सेल ये दिया रहता है, ये सब नंबर हम लिख लेते हैं, बट क्या होता है ना कि समझो आपने ये पूरा सॉल्व कर दिया, ये पता है मुझे, ये क्वेश्चन में दिया है, एन निकाल लिया मैंने, पूरा सॉल्व किया, समझो एक नंबर आया, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ हाइपोथेटिकली, समझो नंबर आया 2 सब सॉल्व करने के बाद, बट इस तरफ क्या है log टू द बेस 10 के इक्विलिब्रियम। अब के इक्विलिब्रियम कैसे निकालोगे, कोई बता सकता है इसका आंसर क्या है? हाइपोथेटिकल का आंसर क्या है इसमें, बताओ के इक्विलिब्रियम कितना आएगा इधर, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी आएगी? एनीवन? e raised to 2 एंटी लॉग ले लेकिन एंटीलॉग लेंगे, हाँ तो बताओ, वो एंटीलॉग ठीक है, एंटीलॉग लेंगे। ओरली बताओ, कोई बता सकता है ओरली कितना आएगा? एंटीलॉग भी ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम में कहाँ लेके आओगे, एंटीलॉग नहीं देते। अब बताओ, एंटीलॉग भी सही है। 100 100 आंसर है, 10⁻², है ना। ये देखो ऐसा रहता है, ये 10 और ये उसके ऊपर चला जाता है, ऐसे ही करते हैं ना हम।
100 आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी नंबर होगा ये नंबर, और ये जो टू द बेस 10 ये तो है ही, तो हमेशा ये यहाँ पर जो भी नंबर होगा वो 10 रेज टू समथिंग रहेगा। मतलब समझो यहाँ पर अगर आपका आंसर आ गया 0.3, समझो आपका आंसर क्या आएगा 10 रेज टू 0.3। किसी को पता है 10 रेज टू 0.3 कितना होता है? एनीवन? मैं बताऊं? 2 होता है। कैसे पता चला मेरे को? मैं बताता हूँ कैसे। देखो मैं अभी कुछ आपको बता रहा हूँ, वो ध्यान रखना, एक्स्ट्रा है, हमेशा ध्यान रखना। लॉग की वैल्यूज में अभी लर्न करवा रहा हूँ आपको। लॉग 1 0 होता है, ठीक है, ये राउंड ऑफ वैल्यूज है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। लॉग 2 0.3 होता है, ठीक है। लॉग 3 0.48 होता है, ठीक है। लॉग 4 0.6 होता है। लॉग 5 0.7 होता है, ठीक है। log 6 0.78, log 7 0.84, log 8 0.9 होता है, ठीक है। log 9 0.96 होता है, ठीक है, और log 10 1 होता है। तो इसी के बेसिस पे मैंने बताया। आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा? टू द बेस 10। अब आप बताओ, ये 10, ये देखो ये 10 उधर जाएगा तो 10 रेज टू 0.3 कितना आएगा? 10 रेज टू 0.3 2। एंटी लॉग भी ऐसे ही निकलता है। समझो अगर किसी ने आपको दे दिया 10 रेज टू 0.6 बताओ, तो 10 रेज टू 0.6 की वैल्यू क्या आएगी? 4। यही देख लो, यहाँ पे 10 है, 10 रेज टू 0 कितना होता है? 1, है ना। log 10 कितना आएगा? log 10 कितना आएगा? 1। log 10 1 होता है ना। देखो यहाँ पर log 10 1 होता है, टू द बेस 10। 10 रेज टू 1 कितना होता है? 10 रेज टू 1 10। तो इस इतने से इस ये log 10 तक की वैल्यू रट्टा कर ली ना, log एंटी लॉग कुछ भी निकाल सकते हो। समझा क्या मैंने बहुत फास्ट समझाया, और कभी मैं समझाऊंगा वापस, क्योंकि यहाँ पर जरूरत नहीं, इसलिए ऐसे ही बताया मैंने। तो किसी को यही होता है मेन फंडा। जो लोग एंट्रेंस एग्जाम देते हैं ना, जेई और नीट, वो लोग ये log 10 तक की वैल्यू रट्टा कर लेते हैं, फिर कुछ भी निकाल सकते हैं ना। अगर समझो log 15 बोला, तो log के रूल्स आते हैं ना आप लोगों को। log 15 क्या होता है? log 15 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 3 5 है ना। log 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ, तो log 3 प्लस log 5। log 3 की वैल्यू मुझे पता है, log 5 की भी पता है। तो log 3 कितना है? 0.48। log 5 कितना है? 0.7। दोनों को ऐड कर लेता हूँ, कितना आएगा? 1.18। आप चेक करके देख लो, नेट से, मोबाइल से चेक करके देख लो, चाहिए तो क्रॉस वेरीफाई। log 15 कितना चेक करो? 1.18 ही आएगा, क्लोज। अगर किसी पास log का कैलकुलेटर है तो अप्रोक्सीमेटली 1.18 आएगा। किसी के पास है? चेक करके देखो कितना है log 15। हाँ सर, 1.17। 1.17 है ना।